भारत की स्थिति चिंताजनक, इसमें शक नहीं कि सेक्स टूरिज्म और मानव तस्करी के मामले में भारत की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। दुनिया के कई देश सेक्स टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, जिनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जर्मनी, स्पेन शामिल है। भारत में भी सेक्स का कारोबार फल फूल रहा है, पर इसे यहाँ नजरअंदाज किया जाता है। देहरादून के पास में एक रिजोर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या इस बात को जाहिर करती है कि रिजोर्ट में सेक्स किस तरह मिल सकता है। इस लड़की ने ये काम करने से मना किया तो इसकी हत्या कर दी गई, पर बहुत सी किसी लालच या मजबूरी में ये करने के लिए आसानी से तैयार हो जाती हैं। आज 10वीं 12वीं पास लड़कियों के पास कोई काम नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। वे छोटी मोटी नौकरी के बहाने इस तरह से काम के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ साल पहले पब्लिक तथा राजनीतिज्ञों की भारी दबाव के कारण महाराष्ट्र सरकार को मुंबई के तमाम डांस बारों को मजबूरन बंद करवाना पड़ा, लेकिन पांडिचेरी में इसका व्यापार आज भी तेजी से फल फूल रहा है। इसमें दो मत नहीं कि पांडिचेरी जैसे कई शहरों में कई दशक से देश विदेशी टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिनमें से सेक्स टूरिज्म का व्यापार भी शामिल है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के होटलों में हमेशा सेक्स टूरिस्टों का जमावड़ा लगा रहता है। वीकेंड में तो इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ के होटलों और गेस्ट हाउस में रूम तक मिलना असंभव रहता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ दक्षिण भारत से ही नहीं, मुंबई तक से बहुत बड़ी संख्या में सेक्स टूरिस्ट आते हैं और देह व्यापार में लिप्त होते हैं। ये भी एक कटु सत्य है कि देश के कितने ही होटलों में न्यूड डांस वर्षों से चल रहा है, जो आम बात है। शाम घिरने के साथ ही होटलों में महफिलें घिरने लगती हैं। 6:30, 8:30 और रात 10:30 बजे यानी 3 शिफ्टों में चलने वाले शो में ग्राहक उपस्थित होते हैं, जिनसे प्रति व्यक्ति 2,500 से 3,000 रुपए वसूल लेते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख की कमाई हो जाती है। सेक्स वर्कर तथा डांस बार की लड़कियों के बीच काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था की कार्यकर्ता श्यामली के शब्दों में यहाँ काम करने वाली अधिकतर युवतियाँ केरल और आंध्र प्रदेश की होती हैं, जिनके लिए ये धंधा छोड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर युवतियाँ होटल मालिकों से लोन लेती हैं, जिसे लौटाना भी होता है। इसी दबाव में वह चाहकर भी धंधे को छोड़ नहीं पाती हैं। महिलाओं द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर न्यूड डांस करना भारत में पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ के होटलों तथा क्लबों में ये धड़ल्ले से चल रहा है। हजारों की संख्या में लड़कियां इसके लिए बेची जा रही हैं और इसी के लिए लड़कियों की तस्करी भी की जा रही है। प्रतिवर्ष टूरिज्म से कितनी ही विदेश मुद्रा भारत में आती है, जिसमें अच्छा खासा सेक्स टूरिज्म की वजह से आती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अध्ययन की रिपोर्ट के माध्यम से जब इसका खुलासा हुआ तो पूरे सरकारी महकमे में खलबली मच गई थी। केंद्र सरकार जब तक इसको लेकर गंभीर होती, उसी बीच आंध्र प्रदेश की सरकार ने तिरुपति जैसे धार्मिक शहर में बढ़ते HIV की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी, जिसे देखकर केंद्र सरकार की चिंता और बढ़ गई। सरकार तथा सामाजिक सरकारों से जुड़े लोगों के बीच इस बात को भी लेकर चिंता होने लगी। भारत में तेजी से टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में देह व्यापार तथा वैश्यवृत्ति आग में घी का काम कर रहे हैं। इस खतरनाक समस्या की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार ने दुरुस्त कदम उठाते हुए एक स्वयंसेवी संस्था को इसके कारणों की पड़ताल की जिम्मेदारी इस शर्त पर सौंपी कि इसके रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। संस्था ने 18 राज्यों में विभिन्न टूरिस्ट सेंटरों तथा धार्मिक स्थलों में आजकल अध्ययन किया, जिसमें अब तक 1000 से भी अधिक पीड़ितों तथा भुक्तभोगियों से बातचीत की। उक्त संस्था से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भारत में सेक्स इंडस्ट्री चिड़िया के पर की तरह विस्तार कर रही है। डाटा इस और संकेत करता है मूल समस्या देश के अंदर के टूरिस्ट यानी कि डोमेस्टिक टूरिस्टों से है, जो आग में घी का काम कर रहा है। सीमा पार से घुसपैठ कहने की अब जरूरत नहीं रही कि पिछले 1-1.5 दशक से भारत गैर कानूनी रूप से सेक्स टूरिज्म का अभयारण्य बना हुआ है। इसके लिए भौगोलिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जगह जगह खुली सीमाएं तथा सुरक्षा व्यवस्था में तमाम तरह की खामियों के चलते नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं की अवैध तरीकों से मानव तस्करों द्वारा भारतीय सीमाओं में घुसपैठ कराई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सीमा से बांग्लादेश के 28 जिले जुड़े हैं, जिनका नाजायज फायदा तस्कर समय समय पर उठाते रहते हैं। भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो इसकी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी बंगाल तथा उत्तरी सीमा पर असम राज्य है, जिन्हें पार कर पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंका की सेक्स व्यापार से जुड़ी लड़कियां तथा महिलाएं भारत की यात्रा करती हैं, या फिर इससे जुड़े तस्कर इनकी भारत में घुसपैठ कराते हैं। इसमें दो मत नहीं है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका के मानव तस्करों के निशाने पर भारत रहा है। वहाँ से हजारों की संख्या में बच्चे, लड़कियां तथा महिलाओं की गैर कानूनी रूप से घुसपैठ कराई जा रही है, जो यहाँ के बड़े बड़े शहरों के होटलों, धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों में सेक्स व्यापार का गैर कानूनी धंधा करती है। ये पर्यटकों की डिमांड पर एक शहर से दूसरे शहर
की भी यात्रा करती है। इतना ही नहीं, ये जरूरत पड़ने पर विदेश तक की भी यात्रा कराती है और कॉल गर्ल के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 लाख नेपाली महिलाएं तथा लड़कियां भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली तथा कोलकाता के टूरिस्ट पैलेसों में धंधा कर रही है। इनमें लगभग 20% यानी कि 40 की उम्र और 16 से कम है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 बांग्लादेशी लड़कियां सीमा पार कर भारत में बेची जाती हैं। ये भी देश के बड़े शहरों तथा मेट्रो सिटीज, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा दूसरे पर्यटन स्थलों की देश विदेशी टूरिस्टों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। एक अन्य आंकड़े के अनुसार लगभग 4 लाख बांग्लादेशी औरतें भारत में सेक्स टूरिज्म के धंधे से जुड़ी हुई हैं। करीब 3 लाख प्रति वर्ष यहाँ से दूसरी जगहों पर तस्करी द्वारा भेजी जाती हैं। जब किसी राज्य की पुलिस इन पर कानूनी शिकंजा कसने लगती है तो ये अपना ठिकाना बदलने में तनिक भी देर नहीं करती और सुरक्षित स्थानों पर चली जाती। जैसे यदि गोवा या कर्नाटक के कोवाला में पुलिस छापेमारी करती है तो ये वारकाला, कोचीन या केरल में कुमिली या कर्नाटक के दूसरे समुद्री तटीय इलाकों में चली जाती हैं और वहाँ धंधा करने लगती। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश के तस्कर भारत की जमीन को ट्रांजिट जोन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के तस्कर और सेक्स वर्कर भारत की जमीन को शरणस्थली यानी ठिकाना भी बनाते हैं। यानी कि इन देशों की लड़कियां, बच्चों तथा महिलाओं को दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, केन्या या फिर ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात आदि खाड़ी देशों या फिर दुनिया के किसी भी देश में भेजने के पहले बॉर्डर क्रॉस कराकर भारत लाते हैं और फिर समुद्री रास्ते या फिर दूसरे तरीके से जालसाजी कर इन देशों में भेजते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के रास्ते प्रतिवर्ष करीब 1 लाख नेपाली तथा 50,000 बांग्लादेशी लड़कियां गैरकानूनी रूप से भारतीय जमीन का इस्तेमाल कर दूसरे देशों के वैश्यालय में भेजी जाती हैं। देशों के अंदर भी नाबालिग लड़के लड़कियां तथा औरतें एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करती हैं। ग्रामीण, देहाती और पिछड़े इलाकों की महिलाएं तथा लड़कियां तस्करी के माध्यम से शहरी इलाकों में भेजी जाती। कोई भी देश अछूता नहीं। कानून के अनुसार सामान्यतः वयस्क को किसी वैश्यालय में जाना अपराध नहीं माना जाता, लेकिन नाबालिग लड़की या लड़का इसमें संलग्न होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा स्वदेश में करे या विदेश में, दोनों ही स्थितियों में अपराध माना जाता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इसके लिए अपने देश के अंदर यात्रा करने को घरेलू सेक्स टूरिज्म तथा विदेश की यात्रा करने को इंटरनेशनल एडल्ट सेक्स टूरिज्म कहते हैं। ये कारोबार मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि इससे केवल सेक्स उद्योग को ही फायदा होता है। एयरलाइंस, टैक्सी, रेस्टोरेंट तथा होटल इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होता है। लेकिन मानवाधिकार से जुड़े संगठन इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि इस इंडस्ट्री से मानव तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें दो मत नहीं है कि सेक्स टूरिज्म केवल भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 6.5 लाख पश्चिमी देशों की महिलाएं तथा पूरी दुनिया में लगभग 20 लाख बच्चे इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। लैटिन अमेरिका तथा साउथ ईस्ट एशिया में सड़कों के आवारा बच्चे इस धंधे से जुड़े हुए हैं। थाईलैंड, ब्राजील, कंबोडिया, भारत तथा मैक्सिको जैसे देशों में नाबालिग लड़के लड़कियों के साथ यौन व्यभिचारी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। थाईलैंड में तो ज्यादा फीसदी नाबालिग इस धंधे का हिस्सा है। कंबोडिया में 1/3 सेक्स वर्कर 18 वर्ष से कम उम्र की हैं और भारत में लगभग 20 लाख बच्चे इस धंधे में लगे हुए हैं। हर जगह इसको लेकर कड़े कानून बने हुए हैं। इस कानून के अनुसार कोई भी अमेरिकी इस धंधे में नहीं लिप्त हो सकता। जो भी हो, इस धंधे में लगे लड़के लड़कियों को कई तरह के शारीरिक तथा मानसिक शोषण के दौर से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से एड्स, प्रेगनेंसी, कुपोषण, नशीली दवाओं के आदी होने से लेकर इनकी मौत तक हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस की टूरिज्म एजेंसी के अनुसार किसी टूरिस्ट सेक्टर या फिर इसके बाहर के सेक्टर द्वारा ऐसी व्यवस्था करना जिसका पहला उद्देश्य स्थानीय लोगों को टूरिस्टों द्वारा व्यावसायिक यौन संबंध स्थापित करना होता है। सेक्स टूरिज्म कहलाता है ये व्यावसायिक सेक्स एक्टिविटीज की पहचान के लिए कई तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडल्ट सेक्स टूरिज्म, चाइल्ड सेक्स टूरिज्म तथा फीमेल सेक्स टूरिज्म। आज की तारीख में ये व्यवसाय पूरे विश्व में मल्टी बिलियन डॉलर के रूप में फैला हुआ है। जो देश सेक्स टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है उनमें थाईलैंड, ब्राजील, श्रीलंका, क्यूबा, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक तथा केन्या आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे देश हैं जिनका कोई खास क्षेत्र या शहर इसके लिए प्रसिद्ध, जो मूल रूप से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट या एरिया के रूप में जाने जाते हैं, जैसे
जैसे एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड, जोनानोटी ट्यूआनम जो मैक्सिको है तथा रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील है और बैंकॉक, पटाया तथा फुकेट जो थाईलैंड में और क्राइमिया जो यूक्रेन है आदि। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे एरिया हैं जो इसके लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। विदेशों में भी इस धंधे से जुड़ी महिलाएं धंधे के लिए एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती हैं या फिर विशेष रूप से तस्करों द्वारा पहुंचाई जाती हैं। लगभग 80,000 उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप की महिलाएं प्रतिवर्ष इसके लिए जमैका की यात्रा। नेपाल सरकार द्वारा सही दिशा में किए जा रहे प्रयास के बावजूद भारत से प्रतिवर्ष 10 से 15,000 नेपाली महिलाएं तथा लड़कियां तस्करों द्वारा विदेशों में सेक्स व्यापार के लिए भेजी जा रही। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 8वीं वार्षिक मानव तस्करी रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि रिपोर्ट के अनुसार सही आंकड़ों के अभाव में ये संख्या बढ़ भी सकती है। वहाँ की स्वयंसेवी संस्था जो मानव तस्करी पर शोध कर रही है उसकी रिपोर्ट के अनुसार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकतर स्थितियों में सेक्स एक्सप्लॉइटेशन की ही बात उभर कर सामने आई है, जिसमें राजनीतिज्ञों, व्यवसायी, अधिकारी, पुलिस, कस्टम अधिकारी तथा सीमा पर तैनात पुलिस की मिली भगत तथा सहमति जग जाहिर है। इन्हीं के इशारे पर मानव तस्करी का इतना व्यापक तथा विशाल रैकेट चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के अतिरिक्त एशिया के दूसरे देशों जैसे मलेशिया, हांगकांग तथा साउथ कोरिया के देशों में भारत से लड़कियों, बच्चों तथा महिलाओं को यौन शोषण व मजदूरी के लिए जबरन भेजा जा रहा है। एक रिकॉर्ड के अनुसार करीब 10 लाख से भी अधिक नेपाली पुरुष और महिलाएं इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा दूसरे खाड़ी देशों में मजदूरी और यौन शोषण के लिए तस्करों तथा मॉन पावर एजेंसीज द्वारा भेजे जाते हैं। इन देशों में इनसे कई तरह के काम लिए जाते हैं, जैसे घरेलू नौकर, बड़े बड़े भवनों का निर्माण में मजदूर के रूप में या फिर छोटे छोटे धंधों में लगाए जाते हैं। इसके लिए वह तरह तरह की प्रताड़नाएं भी देते हैं, जिनमें पासपोर्ट जब्त कर लेना, घूमने फिरने की मनाही, तनख्वाह का भुगतान नहीं करना तथा धमकी देने से लेकर के यौन शोषण तक शामिल है। अभी जुलाई में उज़्बेक लड़कियों को नेपाल से भारत मोटर बाइक पर लाया गया, क्योंकि उस पर चेकिंग कम होती है और उज़्बेक लड़की अपने को नेपाली आसानी से कह सकती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने दिल्ली के मालवीय नगर में विदेशी युवतियों को पकड़ा जो सेक्स टूरिज्म के लिए लाई गई थी। भारत के कोलकाता से सोनागाछी, लैंकिंगटन रोड, दाहिसा, बोरीविकी, कमाठीपुरा मुंबई में, बुधवार पेठा पुनाका, मीरगंज इलाहाबाद का, दिल्ली का जीबी रोड, इतवारा इलाका, नागपुर का चतुर्भुज स्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार का शिव की नगरी, वाराणसी में शिवदासपुर उन कुछ जगहों के नाम है जहां सेक्स टूरिज्म फल फूल रहा है। बहुत से तीर्थ स्थल जैसे उज्जैन, इलाहाबाद भी अपनी वेश्याओं के इलाकों के लिए जाने जाते हैं। लोग पूजा पाठ करके वहां जाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। भारत की स्थिति चिंताजनक इस शक में नहीं है कि सेक्स टूरिज्म और मानव तस्करी के मामले में भारत की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। यहाँ इसका धंधा बहुत तेजी के साथ में फल फूल रहा है, जिसके लिए राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण जिम्मेदार माने जा सकते हैं। एक तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पड़ोसी देशों से बहुत बड़ी संख्या में नाबालिग लड़के लड़कियों की तस्करी आसान है, क्योंकि यहाँ की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षा प्रूफ नहीं है, जिसका फायदा मानव तस्कर उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के राजनीतिज्ञों तथा कानून नियंताओं में भी इच्छा शक्ति की घोर कमी है, जिसके कारण इसको रोकने के लिए कोई कड़ा कानून बना ही नहीं पा रहा है। यदि बना भी रहा है उसका पालन ईमानदारी पूर्वक नहीं हो पा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी है कि इसका भी फायदा तस्कर उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पैसे का प्रलोभन देकर गरीब माँ बाप से ये लोग उनकी बेटियों को खरीद कर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में डाल देते हैं और इस चीज से भी वो बाज नहीं आते। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।